नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन की घंटी को तो दबाना ना भूलें। इस वीडियो की बाबत या इस वीडियोस के अंदर से जो जानकारी आप लोग मुझसे लेना चाहते हैं, यानी कि जिस प्रकार से मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताऊंगा, अगर वीडियो के बीच में या फिर वीडियो के बाद आप अगर मुझसे जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो शुरू होने से पहले ही आप लोग मुझसे राब्ता भी कर सकते हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना मोबाइल नंबर दे रखा है। क्योंकि कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनके अंदर जानकारी का होना बहुत ही ज़रूरी होता है, और अगर आप मुझसे कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात को भी लिख सकते हैं, या फिर मुझसे आप कॉल पर भी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले आज आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं आज बात करूंगा भू प्रबंधक समिति, यानी कि भू प्रबंधक समिति क्या होती है। यह ग्राम पंचायत के अंदर एक समिति होती है और यह ग्राम प्रधान इसका अध्यक्ष होता है और लेखपाल इसका सचिव होता है। यह भू प्रबंधक समिति किस प्रकार की होती है? इस भू प्रबंधक समिति के अंडर में गांव की जितनी भी ऐसी जो ग्राम समाज से संबंधित भूमियां हैं और जितनी भी श्रेणी की भूमि है वह सब भूमि भू प्रबंधक समिति के ही अंडर में आती है। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को गांव के अंदर पट्टा चाहिए तो भी वह भू प्रबंधक समिति के द्वारा ही प्रस्ताव किया जाएगा और उसी के आधार पर ही ऐसे व्यक्ति को चिन्हित किया जाएगा। तो चलिए यहीं पर आज मैं बात करता हूं कि नियम 115 ढ और नियम 115 ठ और 115 ड, यह दोनों नियम ही गांव के अंदर किसी भी प्रकार की भूमि आवंटन, चाहे वह आवासीय भूमि हो या फिर वह कृषि भूमि हो, इस प्रकार की दोनों भूमि का आवंटन नियम 115 ढ और नियम 115 ठ और नियम 115 ड के अधीन ही की जाती है। तो चलिए वीडियो में विस्तार से आज आप लोगों को मैं जानकारी देता हूं और एक एक पॉइंट पर आपको समझाऊंगा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझसे कॉल करके पूछते हैं, अकरम भाई हम पट्टा किस प्रकार का ले सकते हैं? ग्राम पंचायत के अंदर कृषि भूमि का पट्टा या ग्राम पंचायत के अंदर आवासीय पट्टा? और मैं यहां पर आज पूरा क्लियर करूंगा कि ग्राम पंचायत के अंदर आवासीय पट्टा कितने वर्ग का होता है और कृषि भूमि के जो जो नियम हैं वह सारे बताऊंगा। जो कृषि भूमि के पट्टे के लिए सब नियम जो है ग्राम पंचायत के अंदर लागू होते हैं। तो चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूं। साथियों, नियम 115 ढ के अंतर्गत धारा उप 1, यानी कि जब कभी भूमि प्रबंधक समिति नियम 115 ठ नियम 115 ड के अधीन आबादी स्थलों का आवंटित की कार्रवाई करे तो वह ग्राम में डुंडी पिटवाकर आवंटित किए जाने के स्थानों को ठीक स्थिति और समय दिनांक आवंटन के स्थान की घोषणा करेगी। ऐसा नहीं कि आपके गांव के अंदर अगर कृषि भूमि का आवंटन हो रहा है या फिर आवासीय भूमि का आवंटन हो रहा है और वह बिना ढूंढी पिटवाई या बिना ऐलान कराए आप लोगों के गांव के अंदर ऐसे अगर आवंटन होते हैं तो उन आवंटनों की शिकायत की जा सकती है। क्योंकि नियम कहता है कि जब भी भू प्रबंधक समिति अगर गांव के अंदर कोई भी आवंटन करे तो डोंडी पिटवाकर और उस स्थान का पता बताए, दिनांक का पता बताए और उस आवंटन का स्थान की भी घोषणा करेगी कि किस जगह पर कौन सी भूमि का आवंटन होगा। तो पूरे गांव के अंदर ढोंडी यानी कि ऐलान होगा और ऐलान के तहत ही वहां पर उन भूमियों का आवंटन भी होगा। नंबर 2 बात, सभी आवंटन उपनियम धारा 1 के अधीन यानी कि घोषित दिनांक को इस प्रयोजन के लिए जो प्रायोजित यानी कि जो बैठक की भू प्रबंधक समिति द्वारा किए जाएंगे। यदि किसी अधिनियम क्रम में एक से अधिक व्यक्ति किसी विशिष्ट स्थल का आवंटन किए जाने की अपनी इच्छा व्यक्त करे
तो उस समिति वह सुनिश्चित करने के लिए स्थल की व्यक्ति को आवंटित किया जाए उसकी लॉटरी करेगा। यानी कि अगर कोई स्थल आवंटन हो रहा है और उस स्थल के ऊपर दो व्यक्ति दावा देते हैं कि श्रीमान जी मैं इस आवंटित स्थल में, यानी कि स्थल एक और आवंटन के व्यक्ति दो, तो वहां पर क्या प्रावधान है, भूप्रबंधक समिति ऐसे मामले में लॉटरी डालकर उन दोनों व्यक्ति को यानी कि समझाएगी। जिसकी भी लॉटरी निकलती है उसी व्यक्ति को उस स्थान पर यानी कि आवंटन दिया जाएगा। अब तीसरी बात यहाँ पर यह है कि भूमि का जो प्रतिबंध है, यहाँ पर जो प्रतिबंध यह है इस मामले में कि नियम 115 और नियम 115 के अधीन प्रत्येक आवंटन के लिए उपखंड यानी कि प्रभारी, जिसे एसडीएम या सहायक उप कलेक्ट्रेट यानी कि जो जिसे बोला जाता है एसडीएम यानी कि उप संभागीय अधिकारी का अनुमोदन लिया जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि भू प्रबंधक समिति अगर आपके गांव के अंदर किसी भी आवंटन का प्रस्ताव कर रही है, ऐसा नहीं है कि उसकी जानकारी आपके उप संभागीय अधिकारी एसडीएम अथवा आपके उप जिला अधिकारी को उसकी जानकारी देनी पड़ेगी। यहीं पर हम बात करते हैं कि आबादी स्थल के आवंटन को उसके द्वारा भूप्रबंधक समिति को दिए गए प्रीमियम की यानी कि यदि कोई रसीद हो या आवंटन का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। प्रमाण पत्र आकार 49 6 में होगा और जिसे 2 भागों में तैयार किया जाएगा। मुख्य प्रमाण पत्र आवंटी को दिया जाएगा और उसका प्रतिरूप भूमि प्रबंधक समिति के पास अभिलेख में भी लिए जाकर रखे जाएंगे। यानी कि जिस भूमि का आवंटन हुआ उस भूमि से का जो प्रीमियम लिया गया या उस भूमि की जो भू प्रबंधक समिति ने रसीद काटी या फिर उस व्यक्ति को आवंटन प्रमाण पत्र दिया जाना बहुत जरूरी है। और उस भूमि का जब वह आवंटन हुआ तो उसे ग्राम पंचायत की भू प्रबंधक समिति अपने लेखों में भी दर्ज करेगी। यानी ऐसा नहीं है कि आपके द्वारा आवंटन आपके गांव के अंदर कर दिया गया है और उस आवंटन करने वाले व्यक्तियों को या तो उसकी रसीद या फिर प्रमाण पत्र के जरिए उन्हें देना पड़ेगा और जो आवंटी है यानी जिन्हें दी गई है उनका पूरा लेखा जोखा भू प्रबंधक समिति ग्राम पंचायत के रजिस्टर में भी दर्ज करेगी। अब बात कर लेते हैं कि नियम 115 तय यानी कि विस्तार से चलते हैं। यह वह नियम है, अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो को पूरा देख लिया और नियम के आधार पर आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा कि गांव के अंदर भूमि आवंटन किस प्रकार से होता है और कृषि आवंटन किस प्रकार से होता है। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूं कि नियम 115 तय क्या है। यानी कि कलेक्टर जो है स्वेच्छा प्रेरणा से एक नियम या फिर नियम 115 है अथवा नियम 115 के अधीन किसी भी आवंटन आदेश के सुबह किसी व्यक्ति के प्रार्थना पत्र पर उसकी जांच कर सकता है। यानी कि आवंटन तो हो गया और पता चला कि श्रीमान जी ऐसे व्यक्ति को आवंटन के लिए भूमि आवंटित कर दी कि वह व्यक्ति उस भूमि को पाने के लिए पात्र ही नहीं था। तो कोई भी व्यक्ति अगर उस आवंटन के खिलाफ कलेक्टर को कोई भी चिट्ठी देता है तो कलेक्टर अपनी स्वेच्छा से उस आवंटन की जांच करेगा। जांच क्या करेगा कि आवंटन और भूमि प्रबंधक समिति ऐसी सभी मामलों में आवश्यक पक्षकार भी होंगे कि कलेक्टर किसी भी पक्षकार के प्रार्थना पत्र पर यानी अन्यथा मामले के अंतिम यानी कि निस्तारण के पूर्व किसी भी समय समुचित अंतरिम आदेश पारित कर सकता है। यानी कि अगर आपके गांव के अंदर भू प्रबंधक समिति के अंदर ऐसे लोगों को पात्र बनाया जा रहा है, अधिकतर ग्राम प्रधान की एक बीमारी होती है और लेखपाल की भी, के
कुछ लोगों से पैसे ले लिए जाते हैं ग्राम पंचायत के अंदर कि हम आप लोगों का नाम पेश करेंगे और आप लोगों को हम आवंटन कराएंगे, भले ही वह लोग उसके पात्र नहीं हैं, लेकिन यह खेल सब चादर के नीचे से चलता है और वह लोग जो बेचारे पात्र होते हैं वह लोग उस आवंटन में भाग नहीं ले सकते। ऐसे में अगर कोई भी ग्राम का व्यक्ति उठता है और उसे लगता है कि गरीब लोगों को इस आवंटन के अंदर नहीं रखा जा रहा है और धोखाधड़ी से ग्राम प्रधान या लेखपाल मिलकर उसके अंदर रिश्वत खाकर गरीब अमीर लोगों को पट्टे आवंटन करते हैं, तो ऐसे मामले में वह प्रार्थना पत्र कलेक्टर को देगा और कलेक्टर अपनी स्वेच्छा प्रेरणा के उसकी पूरे आवंटन की जांच भी करेगा। आवंटन आदेश के हितबंद यानी कि जो लोग आवंटन में इंटरेस्टेड हैं, जो लोग आवंटन में इंटरेस्टेड हैं, सभी व्यक्तियों को कलेक्टर सूचित करेगा और वे उसके समक्ष उपस्थित भी होंगे और अपने मामले को बताएंगे। यह आवश्यक नहीं होगा कि वह साक्ष्य को अभिलेखित करे, किंतु दिन प्रतिदिन की जांच का ज्ञापन अभिलेख में कलेक्टर द्वारा रखा जाएगा। यानी कि जांच करने के पश्चात यदि वह संतुष्ट हो जाए कि आवंटन अनियमित है, यानी कि जांच करने के बाद अगर कलेक्टर को यह पता चल जाए कि भैया ग्राम प्रधान ने इसके अंदर तो रिश्वत खा रखी है, या पता चल जाए कि भू प्रबंधक समिति के रिश्तेदार या फिर ग्राम प्रधान के रिश्तेदार या फिर लेखपाल के द्वारा कुछ रिश्वत या कुछ ऐसे मामले सामने आए, तो कलेक्टर उस पर जांच करेगा और जांच करने के बाद सभी लोगों को वहां पर बुलाएगा, तो वह आवंटन को रद्द भी कर सकता है, यानी कि कलेक्टर। और तब आवंटी और उसके माध्यम के दावा करने वाले व्यक्ति का उस भूमि के अधिकार यानी कि हक और स्वामित्व समाप्त हो जाएगा। यानी कि कलेक्टर को पता चला कि यह घूसखोरी के आधार पर ही ग्राम प्रधान ने लोगों को आवंटन किया है और कलेक्टर को यह पता चल जाता है, तो कलेक्टर उन लोगों को जो है उन लोगों की प्रक्रिया ध्वस्त कर देता है और जिन लोगों का उन पट्टों पर हक था उनका हक समाप्त और स्वामित्व समाप्त तुरंत हो जाता है। इस नियम के अधीन यानी कि पट्टे का निस्तारीकरण यानी कि जो पट्टा निरस्तीकरण होता है उससे संबंधित वाद कलेक्टर के द्वारा समय जांच की जानी चाहिए और वाद के विनिश्चय यानी कि जो वाद है उसका विनिश्चय के रूप में उन व्यक्तियों को सुनवाई का यानी कि युक्ति युक्त अवसर दिया जाना चाहिए उसके पक्ष में पट्टा आवंटन किया गया है, जिसके पक्ष में वह पट्टा आवंटन किया गया है। इस नियम के अधीन यानी कि अगर कोई व्यक्ति अवयस्क नाबालिग है और आबादी स्थल का आवंटन नहीं किया जा सकता ऐसे व्यक्ति को जो नाबालिग है, क्योंकि आवश्यक व्यक्ति यानी कि जो नाबालिग व्यक्ति है आवंटन के लिए व्यक्ति नहीं है, यानी कि वह व्यक्ति उस आवंटन के लिए सही नहीं है, यह नियम और कानून के अंदर है, उस व्यक्ति को आवंटन नहीं किया जा सकता। इस नियम के अधीन यदि 250 वर्ग से अधिक भूमि का आवंटन आबादी स्थल के लिए नहीं किया जा सकता, यानी कि आपके द्वारा कोई भी आबादी स्थल का आवंटन है तो वह आबादी स्थल का आवंटन केवल 250 वर्ग मीटर के आधार पर ही किया जाएगा, क्योंकि आबादी का स्थल मात्र 250 वर्ग मीटर एक व्यक्ति को भूमि देना है, यानी कि वह उस पर मकान बनाएगा। अगर उससे ज़्यादा हो जाता है तो वह प्रक्रिया वहीं पर समाप्त हो जाएगी। इस धारा के अधीन आबादी के लिए आवंटित भूमि के पट्टे निस्तारीकरण के लिए पेश किए गए जो आवेदन के लिए समय सीमा विहित नहीं है और इसी समय आवेदन दाखिल किए जा सकते हैं, यानी कि किसी श्रीमान जी का पट्टा निरस्त कराना है और वह व्यक्ति अमीर है, अपात्र है और वह व्यक्ति धोखाधड़ी से पट्टा अपने नाम करा लेता है, तो ऐसे व्यक्ति के
निस्तारीकरण यानी कि उसके जो पट्टे को रद्द कराना है तो उसका आवेदन आप कभी भी कलेक्टर के यहाँ कर सकते हैं। यानी कि यदि कलेक्टर पट्टा वैध की जांच करने में विनिश्चय करता है तो उसे अपने विनिश्चय कारणों को अभिलेखित करना आवश्यक नहीं है। यानी कि कलेक्टर को यह पूरी पावर है और उपखंड अधिकारी को भूमि को सुपरवित करने का अधिकार नहीं है। यदि भूमि मूल रूप से आबादी के प्रयोजन के लिए अलग की गई है, यानी कि उसे तो जो इस प्रकार की भूमि है तो उसे अनुसूचित जाति के भूमिहीन कृषिय यानी कि जो श्रमिक के अतिरिक्त रूप से व्यक्ति को आवंटित करने के प्रयोजन के लिए आवासीय प्रयोग के लिए नवीन प्रति के रूप में सुपरवित नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर भूमि आबादी स्थल के लिए है और एसडीएम को यह अधिकार नहीं है कि उस भूमि को वह नवीन प्रति में फेरबदल कर दे, और नवीन प्रति की भूमि को ना ही आबादी स्थल में परिवर्तित किया जा सकता है। एसडीएम को यह पावर नहीं है, क्योंकि यह ही मामला एक हाईकोर्ट चला था, यानी कि हरपाल सिंह बनाम शमशेर, जो सन 1995 में आरडी 419 के आधार पर यह हाईकोर्ट का आदेश था कि एसडीएम को ये पावर नहीं है कि किसी भी आबादी स्थल की भूमि को वह नवीन प्रति में परिवर्तित कर दे। भू प्रबंधक समिति के संबंधी जो उच्च जाति के हों तथा जिनके पास पर्याप्त जोत भूमि हो और आवंटित भूमि निरस्त किए जाने योग्य हो, केवल परिवार से अलग रहना ही व्यक्ति की गरीब नहीं बना देता है। यानी कि प्रधान जी के कोई रिश्तेदार हैं आपके गांव में और वह अपने रिश्तेदार या अपने भाई बंद को कहता है कि वह अलग रहता है, श्रीमान जी वह मेरे परिवार का सदस्य तो है लेकिन उसका मकान जमीन सब अलग है, वह गरीब है। तो यहाँ पर क्या आदेश है कि आबादी स्थल यानी कि केवल परिवार के से अलग रहना ही व्यक्ति को गरीब नहीं बना देता और न ही वह ग्राम सभा की भूमि को आवंटन के प्राप्त करने का हकदार होगा। यानी कि सीधी बात है, ग्राम प्रधान का कोई रिश्तेदार, भू प्रबंधक समिति का कोई रिश्तेदार, लेखपाल का कोई ऐसा जान पहचान वाला व्यक्ति अगर उच्च जाति से है और वह उस आवंटन में हिस्सा लेता है और भैया उसकी जांच कलेक्टर करता है तो ऐसे व्यक्ति को तुरंत उस भूमि से बेदखल कर दिया जाएगा और उस भूमि से उसका स्वामित्व भी छीन जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरी इस वीडियो से अच्छी जानकारी मिली होगी। मैं चाहता हूं कि अगर इससे भी आप लोगों को अच्छी जानकारी लेनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप वहां जाकर मुझे कॉल कर सकते हैं। लेकिन शर्त एक बात की है कि आप लोग सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब के बाद आप लोग मेरे व्हाट्सएप पर सब्सक्राइब का स्क्रीनशॉट भेजेंगे, क्योंकि काफ़ी कॉल्स मुझे आते हैं साथियों, और उसके बाद मैं आप लोगों से बात करूंगा और आपका जो भी सवाल होगा मैं उसका जवाब दूंगा। तो वादा करता हूं कि अगली बार इससे भी अच्छी वीडियो लेकर आप लोगों के सामने आऊँगा। और आप लोगों से बस यही गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी और लाइक जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।